हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पीएससी बाय डीसी सर। इस चैनल पर हमने निशुल्क शिक्षा की शुरुआत की और फिर एक क्रमबद्ध तरीके से हम समाज शास्त्र को पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने प्री के टाइम पे भी ऐसा ही अलग अलग विषयों को क्रमबद्ध रूप से पढ़ा था। समाज शास्त्र का ये 48वां लेक्चर है जिसमें हम यूनिट 3 को पढ़ रहे हैं। यूनिट 3 एक या दो लेक्चर में समाप्त हो जाएगी। चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। हम सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को याद करते हुए मूल सिलेबस पे आते हैं। उम्मीद है आप सब लोगों का रक्षाबंधन का त्योहार बहुत अच्छा रहा होगा, लेकिन फिर उसी ऊर्जा उसी शक्ति के साथ आपको अपने सिलेबस पर फोकस करना है। आपको अपने इस मूल उद्देश्य जो कि आपके जीवन का सर्वप्रथम उद्देश्य है, एक स्टूडेंट का पहला उद्देश्य होता है सिलेक्शन लेना, उस पर फिर से लौट जाना है। हमने बहुत सारे मतलब कार्य किए होंगे, थकान भी होगी, लेकिन फिर भी हमें अपने लक्ष्य पर पहुंच जाना है। आज हम नगर समुदाय की विशेषताएं, नगरीय समुदाय में परिवर्तन, इन दोनों टॉपिक्स पर एक साथ बात करने वाले हैं। ये अगले एक दो वीडियो में ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा, यूनिट 3। इस पॉइंट को समझने से पहले हमें 3 नंबर की 2 नंबर की परिभाषा याद होनी चाहिए। नगरीय समुदाय की विशेषता, मूल एग्जाम में तो यही पूछा जाना है, लेकिन फिर भी नगरीय समुदाय क्या है आपको हम इससे पहले नगरीकरण ये टॉपिक पढ़ा चुके हैं। वहां हमने समझा था कि नगरों में पाई जाने वाली जीवन शैली को, नगरों की विशेषताओं को जब ग्रामीण क्षेत्र द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है तो इसे हम नगरीकरण कहते हैं। तो इसी यूनिट में हमने नगरीकरण पढ़ा, ग्रामीणकरण पढ़ा। नगरीय जीवन एक पद्धति है। नगरीय जीवन क्या है? एक पद्धति, एक विशेष तरीके से जीवन को जीने का तरीका, और जहां उस जीवन जी पद्धति को लोग फॉलो करते हैं या जीते हैं उसे हम नगर कहते हैं। नगर किसे कहा जाता है? जहां के लोग नगरीय जीवन पद्धति के माध्यम से अपना जीवन जीते हैं। नगरीय समुदाय ग्रामीण समुदाय की तुलना में विशाल और घना बसा हुआ होता है। यह सामूहिक जीवन की अपेक्षा व्यक्तिगत मूल्यों को अधिक मान्य होते हैं। याद रखिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ सामूहिक जीवन की अपेक्षा व्यक्तिगत मूल्यों का अधिक महत्व होता है। यह भावनाओं के नाम पर औपचारिकता और दिखावा अधिक है। नगर विभिन्न संस्कृति, धर्म, जाति, संप्रदाय आदि का पुंज है। अब यहाँ बात को समझना है, नगर किसे कहते हैं, गांव किसे कहते हैं? जहां एक विशिष्ट संस्कृति का पालन किया जाता है, जहां लोगों के बीच औपचारिक संबंध होते हैं, भाई भाई कहलाते हैं। गांव के लोग आपस में भाई जैसा व्यवहार करते हैं। कृषि और उससे प्रकृति से संबंधित उत्पादन की पद्धतियों का पालन किया जाता है, वो गांव हो जाते हैं। तो उसी के जैसा शहर क्या होंगे? जहां बहुत छोटे क्षेत्र में बहुत ज्यादा जनसंख्या बसी होगी। कृषि से पृथक, कृषि को हटाकर, कृषि के अलावा अनेक प्रकार के उद्योग धंधे व्यवसाय में लोग लगे होंगे, और इन लोगों के बीच केवल औपचारिक संबंध होगा। बॉस और मालिक वाला संबंध या नौकर और मालिक के संबंध जैसा कोई मतलब अनौपचारिकता नहीं होगी। इनमें कोई नैतिक जुड़ाव, नैतिक दबाव नहीं होगा। ना तो किसी जाति का महत्व होगा, ना किसी धर्म का महत्व होगा। लोग कानून व्यवस्था के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े होंगे, जबकि गांव में लोग परंपराओं, गांव में लोग अपनी जो नैतिकता है या अपनी जो जातीय नियम है उनके माध्यम से जुड़े होकर के एक दूसरे से अपने जीवन का नियमन करते हैं, जबकि शहरों में ऐसा नहीं होता। तो हमें इस वर्ड नगरीय समुदाय की परिभाषा याद होनी चाहिए। अगर हमें पारिभाषिक रूप में कहना हो कि क्या है, तो वह समुदाय जहां जनसंख्या का उच्च घनत्व, गैर कृषिकर व्यवसाय का बहुल्यता, अत्यधिक वर्ग विभाजन, विशेषीकरण, नियंत्रण एवं व्यवस्था, औपचारिक संस्थाओं की प्रधानता होती है, वह नगरीय समुदाय कहलाता है। देखिए, नगरों की जो लक्षण है, नगरों की जो विशेषता है, उनमें से मैंने 5 लक्षणों को ले लिया और उन 5 को एक साथ मिला करके एक हमने सेंटेंस बना लिया। क्या होगा? वह समुदाय जहां जनसंख्या का उच्च घनत्व हो, पहली विशेषता हो गई।
गैर कृषिकरण कार्यों या व्यवसायों की बहुल्यता हो, ये दूसरी विशेषता हो गई। अत्यधिक वर्ग विभाजन तथा विशेषीकरण हो, तीसरी विशेषता हो गई। नियंत्रण एवं व्यवस्था और औपचारिक संस्थाओं की प्रधानता, ये चौथी और पांचवी विशेषता हो गई। तो ऐसे हमने 5 विशेषताओं को लेकर के नगरीय समुदाय की विशेषता बोल दी, क्योंकि नगरीय समुदाय क्या है, जहां ये विशेषता पाई जाती है वो नगरीय समुदाय, और जहां यही विशेषताएं पाई जाती है वही नगर। नगरीय समुदाय और नगर में क्या अंतर है? नगर उस क्षेत्र का नाम है और समुदाय उन लोगों के समूह का नाम है जो नगर में रहते हैं, दोनों अलग अलग हैं। जब हम नगर कहते हैं तो हम उस क्षेत्र की बात करते हैं जहां ऐसी विशेषताएं पाई जाती है, और जब हम नगर समुदाय कहते हैं तो हम उन लोगों की बात करते हैं जो उस नगर में निवास करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, टॉपिक को समझना है, क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा रहा है नगरीय समुदाय की विशेषता, न कि नगर की विशेषता। तो नगरीय समुदाय की विशेषता अर्थात इन लोगों की विशेषताएं क्या होगी? देखो, जब क्षेत्र की विशेषताएं पूछी जाएगी तो आप क्या कहेंगे? क्षेत्र की विशेषता पूछी जाएगी तो हम कहेंगे कि यहाँ जनघनत्व ज्यादा होता है, यहाँ एक दूसरे के बीच औपचारिक लगभग एक जैसी होंगी, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है अपनी एग्जाम में आंसर करते समय कि भैया नगर की विशेषताएं और नगरीय समुदाय की विशेषताएं ये अलग अलग होती हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये पूरी एक दूसरे से अलग है, हो ही नहीं सकती हैं, क्योंकि एक ही कॉन्सेप्ट है। नगर उस क्षेत्र का नाम है और ये उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का नाम है, वाले लोगों को कहते हैं या लोगों को समुदाय के रूप में इंगित किया जा रहा है। तो क्योंकि बात तो एक ही है, इसलिए कहने के तरीका अलग अलग होगा, विशेषताएं तो वही होगी। तो विशेषताएं जो होंगी वो एक जैसी होंगी, लेकिन फिर भी उनके कहने का तरीका जो है वो अलग अलग होगा। जैसे यहां जब हम कहेंगे नगर के क्षेत्र में, तो हम यहाँ कहेंगे कि बहुत घना बसा हुआ क्षेत्र होता है, और यहां जब इसी बात को कहना होगा तो हम कहेंगे कि लोग जो है उनमें अनौपचारिक संबंध नहीं पाए जाते। मतलब कुल मिलाकर सीधे कह दो कि औपचारिक रूप से औपचारिक संबंध पाया जाता है। आपको पता ही नहीं होगा कि आपके पड़ोस में कौन रहता है, आपके घर के 3 घर छोड़ करके कौन रहता है, या फलाने का नाम क्या है, आपके जो जिस बिल्डिंग में आप रहते हो उसमें अपने ऊपर वाले फ्लैट में कौन रहता है उसका नाम क्या है, यह हमें नहीं पता होगा शहरों में। तो कहने के तरीके दोनों में अलग अलग होंगे। चलिए अब सीधे मूल प्रश्न पर चलते हैं। पहले मैं इसे वन लाइनर फॉर्मेट में बता देता हूं और फिर मैं इसे जो डिस्क्राइब फॉर्मेट होगा उसमें बता दूंगा। नगरीय समुदाय या नगरीय संस्कृति की विशेषता। अब याद रखिए, अगर यही प्रश्न इस तरीके से पूछ लिया जाए, नगरीय समुदाय की विशेषता बताइए तो वही आंसर होगा, नगरीय संस्कृति की विशेषता बता दीजिए तो भी वही आंसर होगा। पहला पॉइंट हमने लिखा भौतिकवादिता और उपयोगितावादिता। बहुत महत्वपूर्ण बात है नगरीय संस्कृति। देखो, ग्रामीण क्षेत्र में मनुष्य जो करता है वो इसलिए नहीं करता है कि उसका उपयोग है, वो इसलिए करता है क्योंकि उसके बाप दादा उसके परदादा ऐसा करते आए हैं, इसलिए वो उन चीजों को कर लेता है। वहां बहुत सारे रिचुअल्स, बहुत सारी परंपराएं, बहुत सारी मान्यताएं होती हैं और उनके पीछे कोई रीजन नहीं ढूंढा जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि भाई हमारे मालवा क्षेत्र में जो बूढ़े लोग हैं वो पगड़ी पहनते हैं, बूढ़े लोग धोती पहनते हैं, महिलाएं लुगड़ा पहनती हैं और महिलाएं साड़ी पहनती हैं। इनका रीजन नहीं पूछती हूं कि ऐसा क्यों, बस वो करती हैं क्योंकि परंपरागत रूप से किया जा रहा है। शहरों में जो भी काम किया जाएगा उसके पीछे रीजन होता है। तो इसलिए वहां भौतिकतावाद है और उपयोगितावाद है कि जिस चीज का उपयोग है केवल वही करेंगे, जिसका उपयोग है वो नहीं करेंगे। वृहद उत्पादन और वृहद उपभोग। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग हैं वो दाल रोटी में अपना काम चला लेते हैं। आप देखो शहरी क्षेत्र में पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, ये वो फलाना ढमाका दुनिया भर की चीजें हैं। मतलब बड़े स्तर पर उत्पादन और बड़े ही स्तर पर उपभोग। यहाँ आवश्यकता ज्यादा है, ऐसा नहीं है कि लोग तो वही है। वही व्यक्ति गांव में चले जाएगा तो उसी कच्चे भुट्टे से या कच्ची सब्जी से काम चला लेगा।
और वही व्यक्ति शहर में आ जाएगा तो फिर उसे 17 प्रकार के व्यंजन चाहिए होंगे, क्योंकि यहाँ का माहौल, यहाँ की संस्कृति ऐसी है, दिखावे की संस्कृति। एरिक फार्म, अगर ऐसा कोई 3 नंबर 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए एरिक फार्म क्या है, तो भी आपको आंसर करना आना चाहिए दिखावे की संस्कृति, जो नगरीकरण की मूल विशेषता होती है एरिक फार्म कहलाती है। तो एरिक फार्म या फिर दिखावे की संस्कृति कहाँ पाई जाती है? गांव में कोई दिखावा नहीं है। अगर आजकल तो होने लगा है, नगरीकरण का प्रसार जो है वो गांव में भी पहुंच रहा है धीरे धीरे, इसीलिए नगरवाद की विशेषता आई, नगर के विचारों का गांव में पहुंच जाना नगरवाद हो गया। तो दिखावे की संस्कृति का जन्म होता है। अब देखो, शहर में अगर हमें देखना है, मूवी देखने जाना है, तो पहले 1 घंटा तैयार होया जाएगा। गांव में हाट जाना है तो कोई तैयार भैयार होने वाला ज्यादा सीन नहीं होगा, 5 मिनट में तैयार हुए और चलो भैया बाजार चले गए, या वहां का जो छोटा मोटा हाट लग रहा है, क्योंकि सब तो पहचान के हैं, सब तो जानते हैं कि मैं सुबह उठा था तो कैसा दिख रहा था। शहरों में तो हमें कोई जानता ही नहीं है, तो उनके सामने हमें दिखावा करना है कि हम बहुत अच्छे हैं। या नगरों में तो हर व्यक्ति अपने आप को शो ऑफ करने में लगा हुआ है, हर चीज में, हर बात में हम शो ऑफ में लगे हुए हैं। फैशन, और इसी से जन्म ले लिया क्या? फैशन। फैशन की दौड़ चली है। गांव में देखिए सब लोग एक जैसे कपड़े पहने हुए मिलेंगे, सारे पुरुष एक जैसे कपड़े, सारी स्त्रियां एक जैसे कपड़े, हर लड़का लड़की बच्चा बच्ची सब एक जैसे कपड़े। यहाँ फैशन की दौड़ है, हर एक नई वैरायटी के, कोई यहाँ से फटा हुआ पहन रहा है, कोई वहां से फटा हुआ पहन रहा है, और इस चक्कर में नए नए फैशनों का पैदाइश होते जा रहा है। मनोरंजन एवं का व्यवसायीकरण, भाई यहाँ तो मनोरंजन का भी व्यवसायीकरण हो चुका है। वहां गांव में मनोरंजन जो है, जो अलग अलग त्योहार तीज हैं, उनका व्यवसायीकरण नहीं है, वो अपनी संस्कृति से, अपने मूल्यों से जुड़े हुए हैं। यहाँ तो मूवी देखने जाते हैं या हम कुछ भी करने जाते हैं तो हम उसे व्यवसायिक पैसे दे करके करना होता है, हर चीज को पैसे दे करके हमें हर चीज मिलती है। यहाँ हड़ताल, बंद, घेराव, जुलूस की संस्कृति भी पाई जाती है। गांव में ऐसा कुछ नहीं है। मशीन संस्कृति पाई जाती है, हर एक काम मशीन से होगा। व्यस्तता की संस्कृति पाई जाती है, काम कुछ ना करें फिर भी ऐसा दिखाया जाएगा कि हम बहुत व्यस्त हैं, क्योंकि व्यक्ति अनावश्यक कार्यों में उलझा हुआ है ना, दिखावे में उलझा है, अपने आप के प्रेजेंटेशन में उलझा है, इसलिए व्यस्त है। पाश्चात्य संस्कृति ही प्रधान संस्कृति होगी। गांव में जाएंगे तो वहां भारतीय संस्कृति को मूल स्वरूप में होगा, यहाँ शहरों में आपको पाश्चात्य संस्कृति या दिखावे की संस्कृति मिलेगी, उपभोक्तावादी संस्कृति मिलेगी, बहुल संस्कृति। अब इस शब्द का अर्थ समझ लो, बहुल संस्कृति का। बहुल संस्कृति मतलब अलग अलग जाति के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग संप्रदाय के लोग हैं, और वे सब एक ही साथ में रहते हैं। इमेजिन कीजिए कि एक मोहल्ला है और इस मोहल्ले में यहाँ पंडित जी रहते हैं, यहाँ कोई अपना मुल्ला जी रहते हैं, यहाँ कोई निम्न जाति का व्यक्ति रहता है, यहाँ कोई उच्च जाति का, यहाँ कोई फलाना, यहाँ कोई ढिमाका, यहाँ कोई सिख, यहाँ कोई ईसाई। तो यहाँ इसकी संस्कृति अलग होगी, इसकी संस्कृति अलग होगी, इसकी संस्कृति, और इन सब की जो संस्कृतियां हैं वही कहलाएगी बहुल संस्कृति। अनेक प्रकार की वैरायटीज ऑफ चीजें पाई जाएंगी। अब इसी को थोड़ा व्याख्या रूप में समझ लें। जनसंख्या की बहुलता, तो ऐसा पॉइंट आपको नहीं लिखना है। ये क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि जनसंख्या की बहुलता जो नगर की विशेषता है, नगरीय समुदाय की विशेषता नहीं है, तो ये पॉइंट आप नहीं लिखेंगे। जनसंख्या की विभिन्नता, हाँ ये जरूर लिख सकते हैं, क्योंकि ये नगरीय समुदाय की विशेषता भी है और नगर की विशेषता भी है। जनसंख्या की विभिन्नता बता दिया, ये पहला पॉइंट आपको नहीं लिखना है। जनसंख्या की विभिन्नता, नगरों में विभिन्न धर्म, मत, संप्रदाय, जाति, वर्ग, जाति, प्रजाति, भाषा, प्रांत, अलग अलग लोग एक साथ निवास करते हैं, तो विभिन्नता पाई जाती है जनसंख्या। जबकि गांव में आप देखेंगे तो लगभग सारा गांव एक ही जाति का होगा, या 2, 3, 4 जातियां या 5 मूल मिला के आप जोड़ सकते हैं, उंगलियों पे गिन सकते हैं। व्यवसायों की बहुल्यता एवं विभिन्नता, तो अब क्योंकि जनसंख्या की विभिन्नता इसलिए उसी से जन्म लेती है व्यवसायों की विभिन्नता। और जब व्यवसाय भिन्न भिन्न होंगे तो सबका श्रम विभाजन होगा, विशेषीकरण होगा, फिर द्वितीयक संबंधों की प्रधानता होगी। देखो सबसे बड़ी बात जो नगरों की है कि द्वितीयक संबंधों की प्रधानता है दो लोगों के बीच में। यहाँ कोई औपचारिक संबंध नहीं है, भाई भाई एक दूसरे का कोई नहीं है। यहाँ तो आपस में पड़ोसी हैं तो भी उतना डिस्टेंस मेंटेन करनी है, सब कुछ फिक्स डिस्टेंस के साथ होगा। कृत्रिमता, बनावटी चीजें बहुत है, नगरीय लोगों के जीवन में बनावट और आडंबर युक्त है, वे दिखावे की अधिक संस्कृति का पालन करते हैं। गतिशीलता, अब गतिशीलता क्या है?
हर रोज परिवर्तन आ रहा है, हर रोज नई नित्य नई चीजें आ रही हैं, तो ये गतिशीलता है। नगरों में सामाजिक और भौगोलिक गतिशीलता अधिक पाई जाती है। व्यक्तिवादिता, देखो गांव में हम जो भी डिसीजन लेते हैं वो पूरे समाज के, पूरी संस्कृति के, पूरे जाति के लिए लेते हैं। शहरों में एक व्यक्ति को केंद्र में रखा जाता है, वो खुद के लिए डिसीजन लेता है या अपने परिवार के लिए, इससे आगे नहीं बढ़ते हैं। तो व्यक्तिवादिता का बोलबाला है यहाँ पर। नगरों में सामुदायिक और सामुदायिक जीवन की अपेक्षा व्यक्तिवादिता पर अधिक बल दिया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति समुदाय की अपेक्षा स्वयं को अधिक महत्व देता है, स्वयं को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, सामाजिक समस्याएं। भाई गांव में आप देखेंगे तो जो भी चीजें हैं वो समस्या के रूप में नहीं है, और अगर वहां कोई समस्या है तो उसका समाधान कर दिया जाता है। शहरों में आपको बाल अपराध मिलेगा, वेश्यावृत्ति मिलेगी, बेकारी मिलेगी, गंदी बस्तियां, निम्न स्वास्थ्य स्तर, कुपोषण, वर्ग संघर्ष, वायु प्रदूषण, बीमारियां, ऐसी बहुत सारी समस्याओं का घर है ये नगर शहर जो भी हम कह रहे हैं। आविष्कार एवं तकनीक, तो जब इतनी सारी समस्याएं हैं तो हर एक समस्या को हल करने के लिए हर एक प्रकार का आविष्कार है और नई नई चीजें दिखाई देती है आपको। ऐसे ही सरकारी नियंत्रण, गांव में जो नियंत्रण होता है वो औपचारिक ना होकर अनौपचारिक होता है। सामाजिक बातों के कारण, सामाजिक दबाव के कारण व्यक्ति पर नियंत्रण होता है, जाति के नियमों के आधार पर नियंत्रण होता है, धर्मों के नियम, परंपराओं या मान्यताओं के आधार पर नियंत्रण होता है, इस आधार पर नियंत्रण होता है। जबकि शहरों में सरकारी नियंत्रण होता है। नगर में जाति, परिवार, धर्म आदि का ना तो व्यक्ति पर कोई दबाव होता है, ना ही वो इसका भागीदार होता है। तो सरकार अपने अध्यादेशों, कानूनों, पुलिस और बहुत बड़े एक समूह के, संगठन के माध्यम से लोगों पर नियंत्रण रखती है। प्रतिस्पर्धात्मक जीवन, गांव में प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे का भाई है, वो हर एक कार्य में एक दूसरे की सहायता करता है। जबकि यहाँ शहरों में हर एक व्यक्ति एक दूसरे से प्रतिस्पर्धी बना हुआ है, सब एक दूसरे से कंपटीशन में लगे हुए हैं। महिलाओं की उच्च स्थिति, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। धीरे धीरे महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है। एकांकी परिवार, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। गांव में आप देखेंगे तो आज भी आपको संयुक्त परिवार की झलक, हर दूसरे तीसरे मकान में 2-3 भाई, उनकी बीबियां और उनके बच्चे एक साथ में रहते हैं, या उनकी बीवियां हो गई, ये एक साथ संयुक्त परिवार में। जबकि शहरों में पति पत्नी और उनका एक बच्चा, इस कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे नाभिकीय परिवार में बदला जा रहा है। पहले हम आए संयुक्त परिवार पे, संयुक्त से थोड़ा कम हुआ तो एकांकी आ गया, एकांकी से फिर अब नाभिक परिवार की तरफ चल रहे हैं। तो ये जो 3 मेंबर वाला है, ये नाभिक परिवार की तरफ मनुष्य जाते जा रहा है। हमने एक पॉइंट कंप्लीट कर लिया। पॉइंट था नगरीय समुदाय की विशेषता। तो मुझे उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। आप दूसरे पॉइंट पर चलते हैं, नगरीय समुदाय में परिवर्तन। अभी हमने नगरीय समुदाय की बात की, इसमें परिवर्तन भी है भैया। क्या परिवर्तन है? तो बर्गेल नाम के जो समाजशास्त्री वो एक परिभाषा देते हैं, नगर एक ऐसे संस्था है जहां के अधिकतर निवासी कृषि कार्यों के अतिरिक्त उद्योग में व्यस्त हों, उसे हम नगर कहेंगे। तो ये नगर की परिभाषा हो गई। हेल्बर्ट नाम के जो समाजशास्त्री वो कहते हैं कि स्वयं सभ्यता के जन्म के समान ही नगर का जन्म भी भूत के अंधेरे में हुआ है। हमने नगर की परिभाषा इसलिए देखी क्योंकि नगर समुदाय में परिवर्तन पड़ना है। तो मूल पॉइंट पे ही चलते हैं, लेकिन उससे पहले आपके दिमाग में ये पॉइंट क्लियर हो कि देखो जैसे गांवों का विकास नगरों के रूप में हो रहा है। क्या बोल रहे हैं कि जैसे गांव जो है वो धीरे धीरे आकार ले रहे हैं नगरों का, गांव का नगर की तरफ खिसकाव हो रहा है, उसी तरह नगरों का भी विकास होकर के उनमें भी महानगरीय जो नगर की जो है संस्कृति, उसका पालन या महानगर जो है उसकी विरासतें या उसका जन्म होते जा रहा है। गांव अगर नगर बनेंगे तो नगर महानगर बनेंगे, और महानगर फिर और बड़े नगर बनेंगे। तो इस तरीके से धीरे धीरे नगरों का विकास होता है। अगर हम इतिहास में देखें तो आप इस तरीके से पाएंगे कि पहले जो दुनिया भर के सबसे पहले नगर बने वो दुर्ग नगर कहलाते थे। समाजशास्त्रीय भाषा में उन्हें गैरिसन सिटी कहा जाता है। अगर 2 नंबर में ये प्रश्न आ जाए तो आपको आंसर करते आना चाहिए। सामंतों द्वारा निर्मित दुर्गों के चारों तरफ जब लोग रहने लग जाते थे, नगर दुर्ग या दुर्ग नगर किसे कहते थे, या गैरिसन सिटी, जब एक दुर्ग बनाया जाता था मतलब किला, और उसके आसपास लोग रहने लग जाते थे,
तो उसे कहते थे नगर। इस तरीके से नगर बसाए जाते थे। फिर उसका अगला स्वरूप आया लीनियर हाउस। लीनियर हाउस कैसे बसने लगे? जब नदियों पर बांध बनाए गए, सड़कें नहरें बनाए गए, तो जहां भी सड़कें और नहरें होती थी उसके आसपास किनारे लोग नगर बसा लेते थे या रहने लग जाते थे। यहाँ बहुत सारी नहरें हैं, बांध बना हुआ है, बांध से ये नहरें निकली हुई हैं, तो इन क्षेत्रों में लोग घर बना करके रहने लग जाएंगे, जिससे ये पूरा क्षेत्र एक नगर के रूप में विकसित हो जाएगा। तो प्राचीन काल में जब राजतंत्र चलता था तब कौन से नगर पैदा हुए? दुर्ग नगर। फिर उसके बाद मध्यकालीन इतिहास में जब थोड़ा बहुत विकास होने लगा, नगरें नहरें ये सब बनने लगे, औद्योगिक क्षेत्र बनने लगे, तो लीनियर हाउस बनने लगे। और फिर आई उसी जमाने में जब धर्म का बोलबाला शुरू हो गया तो रेडिकल नगर भी दिखाई देते हैं। रेडिकल हाउस भी एक प्रकार की वैरायटी के घर हैं। किरणों की तरह फैले हुए नगर होते हैं। ऐसे नगर मूल केंद्र, गिरजाघर, मठ, दुर्ग बाहर की ओर सड़कों की तरफ फैले होते हैं। एक बड़ा मंदिर है और उसके आसपास बहुत तरीके से यहाँ ऐसे लोग रहने लगे हैं। तो इन गलियों में जब लोग रहने लगेंगे, घर बना लेंगे, तो इससे नगर का विकास हो जाएगा और ये नगर ही क्या कहलाएंगे? रेडिकल हाउस या रेडिकल नगर कहलाएंगे। इस तरीके से ये बड़े बड़े नगरों जैसे उज्जैन, मथुरा, इनका विकास जो बड़े बड़े मंदिरों मस्जिदों के कारण हुआ। तीन वैरायटी के हमने नगर बसा देखिए। अब इसी का चौथा जो है वो औद्योगिक नगर के रूप में कहलाएगा। औद्योगिक नगर में यहां मंदिर के स्थान पर एक कारखाना आ जाएगा और उस कारखाने के आसपास जब बड़े बड़े लोग या घर बना करके लोग रहने लगेंगे तो ये औद्योगिक नगर कहलाएगा। इस प्रकार चार अवस्थाएं हमने देखी, धीरे धीरे नगरों के विकास कैसे हो रहा है। अब ऐसा हम समाजशास्त्री की नजर में देख लेते हैं। हमने चार प्रकार के नगर तो देख लिए, दुर्ग नगर, लीनियर नगर, रेडिकल नगर और औद्योगिक नगर। औद्योगिक नगर मैंने पॉइंट लिखा नहीं, लेकिन आपको समझ में आ जाए, जब बीच में केंद्र में एक मंदिर, एक मस्जिद या ऐसा कोई गुरुद्वारा या ऐसी कोई चीज और उसके आसपास घर लोग बना ले और फिर नगर बन जाए तो वो होगा रेडिकल नगर। और ऐसे ही एक औद्योगिक नगर होगा, जब बीच में कारखाना हो और उसके आसपास लोग रहने लग जाए तो वो औद्योगिक नगर होगा। अब इसी का अगला स्वरूप जो है हम इस तरीके से समझें। पैट्रिक गिल्डिंस नाम के एक समाजशास्त्री हैं। उन्होंने नगरों की स्थिति, कार्य, आर्थिक, ऐतिहासिक संबंधों के आधार पर नगरों के आर्थिक विकास, क्या है ये नगरों का आर्थिक विकास की तीन अवस्थाओं का उल्लेख किया। उसने कहा कि नगर इस तरीके से विकसित हुए हैं। पहला, आदिम युगीन प्रविधि। आदिम युगीन प्रविधि को एटोनिक कहा जाता है। वो कहते हैं कि जहां पहली बार, अब ध्यान से सुनना, ये ग्रीडिंग्स की बात सुन लो। ग्रीडिंग्स जो है वो ग्रीडिंग्स नाम के समाजशास्त्री कहते हैं कि पहले आदिम युगीन नगर बसे, तो जहां पर प्राकृतिक जो चीजें पाई जाती थी, जैसे मान लो कि एक लोहे की खदान है, लोहे की खदान मिली जो प्राकृतिक है, वो कोयले की खदान मिली, तो इस कोयले की खदान को खोदने के लिए बहुत सारे लोग इस कोयले के आसपास रहने लगेंगे, जिससे नगरों का विकास हो जाएगा। इसे हम कहेंगे आदिम युगीन। मतलब पहली बार नगर जो बनाए गए वो बनाए गए आदि युगीन या प्राकृतिक कारणों से। फिर दूसरी प्रकार के नगरों का विकास हुआ, जिसे इसे पुरायुगीन प्रविधि कहा, जैसे राउरकेला। इसमें निर्माण कार्य किए जाते थे, जैसे लोहा इस्पात उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग। तो ये कह रहे हैं कि दूसरी वैरायटी के जो उद्योग नगर थे वो परायुगीन थे। परायुगीन का मतलब क्या? कि जहां हमने इन सब सामान को उपयोग करके बदलना शुरू किया। देखो, ये हो गया प्राथमिक, जहां प्राथमिक चीजें पाई गई या प्राकृतिक चीजें पाई गई। फिर इन प्राकृतिक का जहां पर हमने इनको स्वरूप में परिवर्तन करने के लिए हमने खोल लिए उद्योग। तो जहां औद्योगिक घराने स्थापित किए गए वहां नगरों का विकास हुआ, जैसे राउरकेला, जैसे जमशेदपुर। ये आपने नाम सुने होंगे ना, जमशेद जी टाटा ने वहां कारखाना खोला इसलिए नगर बन गया। तो राउरकेला में जब पहली बार लोहे का कारखाना खोला गया तो राउरकेला नगर बना। तो पहले प्राथमिक थे, फिर द्वितीयक थे, और तीसरे फिर नूतन प्रविधि जो थी वो आई, जहां पर लोगों ने तीसरे जो सेवा क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र के कारण लोगों ने नगरों को बसाया। जैसे बेंगलुरु इसका बेस्ट उदाहरण है। अब बेंगलुरु में कोई कारखाना ज्यादा नहीं मिलेगा आपको, है वहां पे भी, क्योंकि पेट तो वहां के लोगों को भी भरना है, लेकिन वो है
सॉफ्टवेयर उद्योग के लिए जाना जाता है। किसके लिए? सॉफ्टवेयर उद्योगों के लिए जाना जाता है। तो ये जो सेवा क्षेत्र के व्यवस्था थी, इसको बनाने के लिए नगरों का विकास हुआ। तो वो कह रहे हैं कि भैया जो अर्थव्यवस्था में हम तीन चीजें पढ़ते हैं, पहले पढ़ते हैं प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। इस तरीके से प्राथमिक क्षेत्र के उद्योगों का सबसे पहले नगरों का पहली बार विकास हुआ, फिर द्वितीय क्षेत्र के जो थे उनका विकास हुआ, और फिर धीरे धीरे तृतीय क्षेत्र के नगरों का विकास हुआ। उसके उदाहरण भी वो देते हैं और प्रेजेंट करते हैं कि इसी तरीके से नगरों का और हर चीज का विकास जो है होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार जब नगरों का विकास होगा तो उनमें परिवर्तन आएगा। भाई परिवर्तन कब आता है? जब चीजें बदलती हैं। परिवर्तन से ही धीरे धीरे विकास होता है। तो ये कहते हैं कि भाई नगरीय समुदाय में हो रहे परिवर्तन क्या क्या है। पहला, व्यक्तित्व का विकास। अब देखो पहले के जो नगर थे और आज के जो नगर है, दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है? नगरों में व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास इच्छा अनुसार कर सकता है, अपनी योग्यता अनुसार पद प्राप्त कर सकता है। ये पहला डिफरेंस आया। धीरे धीरे और डिफरेंस आया क्या? ऐच्छिक संपर्क। अब देखो आजकल जो है वो व्यक्ति मोबाइल व्हाट्सएप के माध्यम से हमारा जो प्रत्यक्ष संपर्क है उसकी जगह पर ऐच्छिक संपर्क जो है उसकी व्यवस्था कर ली। नगरों में व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार ही संपर्क स्थापित करता है। इसी कारण से नगरों में ऐच्छिक समितियों की संख्या बढ़ने लगी है। सहिष्णुता। अब धीरे धीरे हमारे, आप देखो पहले जो नगर बसे होते थे उनके बसने का तरीका हमने देख लिया कि या वो इतिहास में नगरों के कारण बसे या मंदिर मस्जिदों के कारण बसे, तो वहां सहिष्णुता कम थी। अब धीरे धीरे शहरों में सहिष्णुता का भाव जो है वो विकसित होते जा रहे हैं, क्योंकि एक ही कारखाने में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब काम कर रहे हैं। एक ही टेबल पे कोई बोस जो है वो निम्न जाति का है, उच्च जाति का क्लर्क है। ऐसे तरीके से लोगों में सहिष्णुता बढ़ रही है। फिर नियंत्रण में शिथिलता आती जा रही है। धीरे धीरे जो सरकार, देखो जैसे जैसे नगरों का बहुत ज्यादा विस्तार होते जा रहा है, नियंत्रण शिथिल हो जा रहा है। नगरों में जो बच्चे, आपने देखा होगा कि कोई भी बच्चा सिगरेट पी रहा है चौराहे पर खड़े होकर, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उस पर नियंत्रण जो था सामाजिक, वो धीरे धीरे समाप्त हुआ। आपको कोई भी स्कूटी चलाते हुए लड़की जो है वो मतलब कोई भी इस प्रकार के व्यवहार करते हुए नजर आ सकते हैं या आ सकती है, लड़का लड़की कोई भी, जो कि समाज में मान्य नहीं है। धीरे धीरे ये क्यों बढ़ते जा रहे हैं? क्योंकि सामाजिक नियंत्रण कमजोर होते जा रहा है। फिर सामाजिक गतिशीलता। सामाजिक गतिशीलता अत्यधिक है। अब देखो नित नई प्रकार के फैशन, हर साल भर 6 महीने में नई वैरायटी के कपड़े, कभी चीनोस तो कभी पोलोस तो कभी कुछ तो कभी कुछ, तो ऐसे कुछ न कुछ आते जाता है। इसलिए गतिशीलता है। गतिशीलता का मतलब है परिवर्तन का जल्दी से होना, परिवर्तन का स्पीड के साथ हो जाना या परिवर्तन का होना गतिशीलता कहलाता है। और पॉइंट हो सकते हैं, विषमता में वृद्धि होती जा रही है, धीरे धीरे विषमता बढ़ती जा रही है। अप्रत्यक्ष संपर्क में वृद्धि होती जा रही है, क्योंकि सोशल मीडिया साइट्स या सोशल मीडिया के माध्यम से के आ जाने की वजह से लोगों का सीधा प्रत्यक्ष संपर्क खत्म हो गया। आप देखो कोई भी बच्चा जो स्टूडेंट है वो पढ़ रहा है और वो फोन से ही सबसे संपर्क कर लेता है, जाने की जरूरत ही नहीं होती है। व्यक्तिवादिता बढ़ती जा रही है, समस्याओं में वृद्धि बढ़ती जा रही है, ऐसे ही तनाव में वृद्धि होती जा रही है। तनाव में वृद्धि देखी जाएगी आपको शहरों में। महिलाओं का सशक्तिकरण भी देखा जाएगा, हो ही रहा है। मोबाइल, स्कूटी, इन सब ने महिलाओं के सशक्तिकरण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब जहां पुरुष है वहां महिलाएं भी हर जगह उपलब्ध है। हर एक पोस्ट पर महिलाएं मिलेगी आपको, हर एक प्रकार के कार्यों में महिलाएं, उद्योगों में, धंधों में, सब में महिलाओं का बोलबाला होने लगा है, जिसे हम महिला सशक्तिकरण कह रहे हैं। 2 महत्वपूर्ण टॉपिक थे, नगरीय समुदाय की विशेषता और नगरीय समुदाय में परिवर्तन। देखो आपको ये उतना ही पढ़ना है जितना हमारी एग्जाम में पूछा जाएगा। एग्जाम में इलेबरेट करके साफ साफ कह करके केवल 3 बातें पूछी थी, 2 अभी उन्होंने पढ़ ली। नगरीय समुदाय की विशेषता, अब यहाँ परिभाषा पर फोकस मत करना, मैंने इसलिए समझाइए कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, रटना ना पड़े। तो इसी तरीके से आपको अपनी स्टडी को जारी रखना है। मुझे लगता है सभी लोगों को ये पॉइंट दोनों क्लियर रहे होंगे। बहुत ज्यादा इनमें कुछ समझने की, डिटेल से बहुत सारी बातें करने की बातें नहीं है। उम्मीद है सबको क्लियर रहा होगा। अगर अभी आप सभी को समझ आया हो तो कमेंट करके ये मुझे बताना ना भूले कि आपको समझ आया या नहीं। आप सभी का विशेष रूप से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।